हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। आज हम चैप्टर 2 देखेंगे हिस्ट्री का, क्लास 10th, नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले हमने नेशनलिज्म इन यूरोप देखा कि कैसे फ्रांस से सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। अब इंडिया के बारे में देखते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन तीनों चीज़ों को देखते हैं स्टार्टिंग से कि इन्होंने क्या रोल प्ले किया इन इंडिया। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कॉलोनियल जो ब्रिटिशर्स का राज था उसको कॉलोनियलिज्म कहा गया था, और उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए, उसको एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहा गया। ये जो यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थे, इनके साथ साथ ही नेशनलिज्म जो है एक तरीके से उसका राइज हुआ इंडिया में। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक नई तरीके की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1918 में जाके वो ख़त्म होता है, 14 से स्टार्ट होता है। और जो भी चाहे एलाइड फोर्सेस थी जो इंग्लैंड के साथ थे, और जो एक्सिस पावर्स थी, वो सभी को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा था। तो एक नई तरीके की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस बन गई थी। इंडियन इंडस्ट्री फेस्ड, और जैसे वॉर के बाद होता है, इतने बड़े वॉर के बाद सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही जो इंडस्ट्रियां थी उनको बहुत हैवी लॉस हो रहे थे। पीपल जो थे वो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की बहुत कमी थी, खाने की, अनएम्प्लॉयमेंट था चारों तरफ, ठीक है। लोगों के पास पैसे नहीं थे, और बीमारियां दुनिया भर की, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ये सब फैल रहा था। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में गांधी जी जनवरी 1915, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेट की भी अगर आपको करनी है तो 9 जनवरी थी, 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका में थे उससे पहले वो, तो जनवरी 1915 को वो वापस इंडिया आते हैं। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया इज क्लोजली कनेक्टेड टू ऑपरेशन अंडर कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को, इंडियंस को जो दबाया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, इससे उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग, जैसे बाकी जगह आप देखेंगे फ्रांस में मोनार्की थी तो राजा के प्रति लोगों ने, और बाकी जो वहाँ पर बर्बन डायनेस्टी और उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा था। तो यहाँ पर जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, तो इंडियंस उनको लेकर जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाए, वहाँ से हमारा नेशनलिज्म स्टार्ट होता है। और यही चीज़ें जब हम उनके खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ, यही हमको एक नेशन के तौर पर यूनाइट करता है, यूनिटी इन द स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। तो ये चीज़ हमारे यहाँ राइज करती है नेशनलिज्म को, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब गांधी जी जब 1915 में आ गए हैं इंडिया में, तो फिर वो एक आइडिया ऑफ सत्याग्रह लेकर आए। गांधी जी न्यू मेथड एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब आंदोलन करना, और यही सब चीज़ों से है, एंड प्रोटेस्ट बेस्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो दो चीज़ें थी, सत्य और अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, और यही सत्याग्रह के दो मेन पार्ट थे। आफ्टर अराइवल, जब वो आ गए इंडिया में, अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज, तो उन्होंने लगभग 3, स्टार्टिंग में आते ही चंपारण जो कि बिहार में था, खेड़ा और अहमदाबाद गुजरात में, ये तीनों आंदोलन किए और काफ़ी हद तक सफल रहे अपनी मांगों को मंगवाने के लिए, ठीक है। तो सत्याग्रह का आइडिया लोगों, जब तीनों में उन्हें सफलता मिल गई, पूरी तरीके से नहीं लेकिन फिर भी बहुत हद तक, अंग्रेजों के खिलाफ इतना भी हो जाना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। मान लीजिए अगर 5 मांग रखी गई, उनमें से 3 मान ली गई, तो ये भी बहुत कुछ समझा गया था। नहीं तो वो तो एक भी नहीं मानते थे किसी की कुछ भी। तो वहाँ काफ़ी हद तक उन लोगों को न्याय दिलाया सत्याग्रह के थ्रू ही उन्होंने। तो लोगों में वो थोड़े फेमस भी होना स्टार्ट हो गई, लोग उनसे कनेक्ट करने लगे, जुड़ने लगे, और उनका जो एक एक फैन बेस था, फॉलोवर थे, वो इंक्रीज होने लगे थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया में। उसके बाद 1990 में 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आता है जी, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो इसको पास करती है। इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी इंडियन जो है उसको डिटेन कर लिया जाएगा, मतलब कैद में रख लिया जाएगा 2 साल तक, बिना किसी केस के, बिना किसी सुनवाई के, ना उसे कोई मौका दिया जाएगा, ना कोई ट्रायल चलेगा उस पर। सिर्फ हमें अगर लगता है कि ये देश के लिए खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो उसे, कहने का मतलब था जो भी प्रदर्शनकारी थे, जो भी आंदोलनकारी थे, जो इंडिया की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, उन सब के लिए ये बनाया गया था। पहले क्या था कि उन पे केस चलता था, सुनवाई होती थी, अदालत था, सब कुछ था, लेकिन इसमें ये बता दिया गया, बहुत सारी पावर्स मिल गई ब्रिटिश गवर्नमेंट को,
रोलेक्ट एक्ट के तहत, जो कि 1919 में आया था। डेट इसकी इंपॉर्टेंट होती है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उन्हें बिना किसी ट्रायल के आप 2 साल तक डिटेन कर सकते हैं, कैद में रख सकते हैं। तो इसका बहुत विरोध हुआ क्योंकि बहुत ही ख़राब कानून था और एक तरीके से ये अत्याचार को और बढ़ाने के लिए इंडियंस पर और यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ था। तो इसका बहुत विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने जो है नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया इसके खिलाफ। ठीक है जी। नॉन वायलेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट रोलेक्ट एक्ट। 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह डे के रूप में मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देर पर हड़ताल हुई, जुलूस निकले और धरना प्रदर्शन और इस तरीके की चीज़ें हुई जो ये नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। देन उसके बाद जलियांवाला मसाकरे होता है जी, जलियांवाला बाग कांड। ठीक है। तो ये लोग इसी जो अभी ऊपर हम देख रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ही आगे बढ़ाते हुए जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है वहाँ पर बैठे हुए थे और इसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। 13 अप्रैल 1919 की बात है ये। और तब जो जनरल डायर होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा चैप्टर में पूरा, गोली चलवा देते हैं निहत्थे लोगों पर जो शांतिपूर्वक अपना जो है धरना या प्रदर्शन कर रहे थे। और बहुत लोग मरते हैं उसमें, औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। तो पूरे देश में इससे हाहाकार मच जाता है और इंडियंस में तो गुस्सा रोलेक्ट एक्ट को लेकर तो था ही था, और अब जो ये जलियांवाला बाग मसाकरे हो जाता है तो इसे लेकर और ज़्यादा लोगों में गुस्सा, प्रदर्शन और तेज हो जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें एक सम्मान की उपाधि जो मिलती थी अंग्रेज़ों की तरफ से, नाइटहुड की एक उपाधि थी, ठीक है, डेजिग्नेशन उन्हें मिला हुआ था, एक टाइटल, जैसे आज मान लीजिए भारत रत्न देते हैं या कुछ ऐसा देते हैं, तो ये नाइटहुड ऐसी ही होता था उस टाइम पर। तो वो उन्होंने वापस कर दिया था कि मुझे जो ये मिला है मैं इस सम्मान को, इस टाइटल को वापस करता हूँ। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसने जलियांवाला बाग मसाकरे को देखते हुए अपना जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको जो है वापस कर दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट व्हेन ही सॉ स्प्रेड ऑफ वायलेंस। तो अब जब ये लोग मारे गए तो वायलेंस इंडियंस की तरफ से भी स्टार्ट हो गया था, और गांधी जी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने इसको वापस लेने की बात कही। कॉल्ड ऑफ मतलब रोक दिया उन्होंने, जो ये आंदोलन नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था इसको उन्होंने पूरी तरीके से रोक दिया। खिलाफत मूवमेंट। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमैन टर्की। ऑटोमैन टर्की जो थी, क्योंकि जो जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं या जो इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए टर्की बहुत ही एक तरीके से इम्पोर्टेंट देश है, क्योंकि ये अपना हेड उन्हें मानते हैं, खलीफा जो होते हैं इनके धार्मिक गुरु। तो इनकी बहुत सारी जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं वहाँ से। अब टर्की को हरा दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के द्वारा, और ये र्यूमर था, ऐसी अफवाहें फैली हुई थी कि अब टर्की को मतलब उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी शर्तें ला दी जाएंगी, उससे बहुत कुछ जो है वापस लिया जाएगा, हार्स पीस ट्रीटी साइन की जाएगी, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज और ये सब आपने पढ़ा होगा जो जर्मनी के साथ होती है 9th क्लास में, ये सारी चीज़ें हैं। वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड, कि उस पर इम्पोज की जाएंगी ये, और ऑटोमैन एम्परर पर। ऑटोमैन जो था हु इज़ द हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, उन्हें इस्लामिक वर्ल्ड का हेड माना जाता था जिसे खलीफा बोलते हैं। तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई ये चीज़, ठीक है। इस अफवाह को सुनकर उनमें बहुत गुस्सा था, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट, खास तौर से इसका जो अगुवाई करने वाली पार्टी थी तो वो मुस्लिम लीग थी, हालांकि कांग्रेस का भी काफ़ी सपोर्ट इसको था। मुस्लिम लीग, और कौन कौन लोग थे उनको अभी देखेंगे इसमें जो शामिल थे। टू अपोज इट अ खिलाफत कमेटी बनाई गई, और इसमें कौन कौन थे? मौलाना आज़ाद थे, हाकिम अजमल खान, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये सब लोग थे जिन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। कलकत्ता सेशन 1920 का जो था कांग्रेस का, उन्होंने भी पास द रेजोल्यूशन टू स्टार्ट सत्याग्रह ऑन खिलाफत इशू, तो वो भी खिलाफत मूवमेंट को अपना समर्थन देते हुए सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मतलब इसको कि सही कर रहे हैं। गांधी जी ने ये देखा कि भाई यहाँ पर हम
हिंदू मुस्लिम एकता को और आगे लेकर जा सकते हैं, तो उन्होंने भी सत्याग्रह को खिलाफत के साथ मिला दिया और अपनी मांगों को उनके साथ रख दिया और स्टार्ट हो गया जी मूवमेंट आपका। द मूवमेंट हैड टू बिगिन विद कि सारे टाइटल्स जो ऑनर्स लोगों को मिले थे वो वापस देना स्टार्ट कर दिया, जो पोस्ट थी लोगों ने अपनी नौकरियां जॉब जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया इस पूरे खिलाफत मूवमेंट के तहत। ब्रिटिश गुड्स जो थे उनको रिप्लेस कर दिया गया कि इन्हें यूज़ नहीं किया जाएगा, स्वदेशी मतलब अपने देश के ही गुड्स को यूज़ किया जाएगा। हालांकि धीरे धीरे ये चीज़ें थोड़ी कम भी हुई और 1920 में 1920 में नागपुर में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया। दिसंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कांग्रेस ने, उधर से खिलाफत मूवमेंट चल ही रहा है। डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, अब जो ये मूवमेंट थे मतलब जनवरी में स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर में तो ऐसी बात कही जाती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। इन वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट विद देयर ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे, सब लोग इस आंदोलन में अपने फ़ायदों के लिए उतरे थे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कांग्रेस है, चाहे मुस्लिम लीग है, मतलब सब लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट थे। जैसे अभी हम देखेंगे कुछ बिजनेसमैन थे उनके अलग थे, फार्मर्स थे तो उनके अलग इंटरेस्ट थे जिसके लिए वो इन सारी चीज़ों को कर रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एंड स्वराज, तो नॉन कॉपरेशन उन्होंने किसको सपोर्ट करते हुए, खिलाफत और स्वराज मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए स्टार्ट किया था। 1920 में वहाँ से पारित हुआ और 21 में ये स्टार्ट हो गया। फॉरेन गुड्स जो थे उनको बॉयकॉट कर दिया, मतलब उनको अब ना कोई खरीदेगा ना उनको कोई यूज़ करेगा, ऐसा किया गया। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दे वर अ सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन, क्यों यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से सिंबल हैं वेस्टर्न इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेशन के, कि उनकी जो कल्चर्स हैं वो हम पर थोपे जा रहे हैं और उनकी इकोनॉमी को ग्रो किया जा रहा है, हमको एक तरीके से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ख़रीद कर हम उनको रिच कर रहे हैं, जो हमको लूट रहे हैं, जो हमको दबा रहे हैं, तो इसलिए उनको नहीं खरीदा जाएगा, ऐसा इस मूवमेंट में बताया गया। पीपल रिजेक्टेड क्लॉथ्स एंड गुड्स, तो कपड़े और जो भी सामान था सबको रिजेक्ट कर दिया, जो भी फॉरेन का सामान था। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, भारत के जो कपड़े थे और हैंडलूम्स थे उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, उनकी मांग बढ़ गई। एंड दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन, सिटीज़ में धीरे धीरे स्लो हो गया ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। क्यों? क्योंकि जो ये ऊपर फॉरेन क्लॉथ्स और गुड्स हैं ना, इनके कोई अल्टरनेटिव नहीं थे, स्वदेशी गुड्स का कोई बहुत अच्छा नेटवर्क नहीं था। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे ना एट लास्ट में, तो फॉरेन गुड्स तो वो, और खादी जो थी वो बहुत ही महंगी थी क्योंकि हाथ से बनाई जाती थी और वो सब मशीनों से बन रहे थे, जो जाहिर सी बात है, और ज़्यादा जल्दी बनते थे और सस्ते भी थे, तो इसलिए धीरे धीरे ये मूवमेंट जो था पूरी तरीके से स्लो होता चला गया। हालांकि गाँवों में क्या स्थिति, कंट्री साइड में क्या स्थिति थी, वहाँ पर भी फैलता है ये सिटीज़ से। अवध की अगर बात करें, जो ये लखनऊ वाला इलाका है हमारा उत्तर प्रदेश का, द पीजेंट मूवमेंट्स डेवलप्ड अंडर द, किसकी लीडरशिप के अंदर, बाबा रामचंद्र, इम्पोर्टेंट है जी, ठीक है। विच डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, के जो हमसे लगान लिया जाता है उसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। बेगार, जो ये काम कराते हैं हमसे, उसको उसका एबोलिशन हो। बेगार का मतलब था, मतलब ऐसे ही काम करे जा रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है उसके एवज में, या बहुत कम चीज़ें मिल रही हैं आपको जितनी मिलनी चाहिए। सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और ये जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे जो इन फार्मर्स को, पीजेंट्स को दबाते थे, उनको सोशली बॉयकॉट करना चाहिए, मतलब उन्हें समाज में उनका बहिष्कार होना चाहिए, ये उनकी मांगे थी। और आगे और कौन, इन अक्टूबर 1920 में उड किसान सभा बनाई गई जी, और ये इनके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और ये बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग थे। गुड्डम हिल्स जो थे आंध्र प्रदेश के, वहाँ पर मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट हुआ स्टार्ट, गुड्डम हिल्स है आंध्र प्रदेश में। मिलिटेंट गोरिल्ला क्या होता है, देखो गोरिल्ला वॉरशिप ऐसा एक टेक्निक होती है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जी थे तो वो भी इस चीज़ को अपनाते थे। गोरिल्ला वॉर ये होता है कि आप अचानक से आते हैं, हमला करते हैं और भाग जाते हैं, मतलब ऐसे रेगुलर फाइट नहीं होती है, अचानक से हमला करिए अपने दुश्मन पर और भाग जाइए। ये आपने देखा होगा जो अभी मूवी आई थी उसमें अजय देवगन की थी, वो तानाजी कर कि वो जैसे जा रही हैं सेना तो अचानक से आते हैं, मारते हैं और भाग जाते हैं जंगलों में,
ठीक है। तो अल्लूरी सीताराम राजू, जो इनके लीडरशिप के अंदर गुडम हिल्स में ये स्टार्ट हुआ पूरा गोरिल्ला मूवमेंट जो था। अभी इन पर भी एक मूवी आ रही है, आपने अगर देखा हो तो, RRR, ट्रिपल आर करके, उनमें इन्हीं की स्टोरी दिखाई गई है, अल्लूरी सीताराम राजू की। ही टॉक्ड, उन्होंने गांधी जी को बारे में लोगों को बताया कि बहुत महान हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, और खादी और पहननी चाहिए, उसका यूज़ हमें करना चाहिए, और शराब और ये सब पीना छोड़ देना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। और आगे आप जाएंगे तो असम वगैरह के जो टी प्लांट थे, टी प्लांटेशन वहाँ पर होती थी, तो वहाँ पर एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, ठीक है, 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो उन लोगों को लगा, उसमें ये था कि आप फ्रीली घूम नहीं सकते। जो वहाँ पर वर्कर्स थे ना, जो टी प्लांटेशन में काम करते थे, उनको ये नहीं था कि वो घर वापस जा सकते हैं। बहुत ही हार्ड उन पर रूल्स रेगुलेशन लगाए जाते थे। और ये भी था कि उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती थी अगर उन्हें जाना है या छुट्टी चाहिए, जो उन्हें बहुत ही कम मिलती थी। तो जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो वो भी अपनी घर की तरफ गए कि शायद अब हमें ज़मीन मिलेगी, वहाँ अपने काम कर सकते हैं हम। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, अंग्रेज़ों ने उन्हें बहुत मारा बुरी तरीके से, और ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई। तो ये सब कंट्री साइड में इसका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके ये इफ़ेक्ट थे। इसमें अभी इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो बचे हुई चीज़ें हैं उन सबको देखेंगे, कैसे फर्दर ये आगे जो हमारा नेशनलिज्म है इंडिया में और आगे फैलता है और क्या होता है।